हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के प्रश्नावली 3.1। जी हाँ, जो रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित इसमें बहुत सारे प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने रियल नंबर और बहुपद का कुछ वीडियो लेक्चर हमने एनसीईआरटी को सॉल्यूशन करके डाला था। तो अगर आपको वो देखना है तो जाइए, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि ये वाला जो लेक्चर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित प्रश्न। इसमें हम कुछ लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम को देखेंगे, ग्राफ को देखेंगे और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाने का इसमें काम करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें आज का ये लेक्चर। चलिए, मज़ा आने वाला है मेरे बच्चे। आइए, हम आपको इतना पहले बताएं, इससे पहले आइए आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे लेते हैं कि यहाँ पर जो चैप्टर है शुरू, जैसे कि दो चर वाले, है ना, रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अब इसमें हम बारी बारी से क्या करते हैं, इस टॉपिक का मतलब क्या है उसको हम समझने का ट्राई करते हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें सबसे पहले कहा है कि दो चर, है ना, क्या कहा है? दो चर, फिर उसके बाद कह रहा है क्या? रैखिक समीकरण। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है? युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है? तो जोड़ा। और रैखिक समीकरण मतलब समझ रहे हैं कि समीकरण जो रहेगा उसमें जो चर राशि रहेंगे उसका पावर 1 रहना चाहिए। क्लियर हो गया? तो रैखिक समीकरण का मतलब क्या हो गया? रैखिक समीकरण का मतलब हो गया कि वह समीकरण जिसमें दिए गए चर राशि का पावर कितना हो? 1 हो। प्रत्येक चर राशि का पावर 1 हो, तो वैसे समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। और कह रहा है युग्म। युग्म मतलब कि रैखिक समीकरण जोड़े में रहेगा। और इसमें कह रहा है दो चर, मतलब उसमें कितने चर पाए जाएंगे? दो चर। अब ये क्या कहें, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने लिखा है x + y और इक्वल टू 2 लिखे हैं। क्लियर हो गया? आप मुझे ये बताइए कि क्या इस बात को फॉलो करता है? सबसे बोला है दो चर, तो बिल्कुल दो चर में ABCD वाले जो अक्षर आ रहे हैं, एक है x और एक है y, तो दो चर तो है, बिल्कुल है सर। फिर इसके बाद क्या कह रहा है? तो सर कह रहा है रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण, तो इसमें देखिए तो कितना है? पावर x का 1 है, इसमें y का पावर कितना है? 1 है। तो दिए गए चर राशि का पावर कितना है? तो मेरे बच्चे 1 है। तो चलिए यहां तक फॉलो हो गया। फिर कह रहा है युग्म। युग्म मतलब जोड़े में समीकरण। तो यहां तो फिलहाल एक ही समीकरण है, तो इस बात को फॉलो तब करेंगे, या मतलब ये कंडीशन तब फॉलो करेगा जब हम ऐसा ही एक और इक्वेशन रेडी कर देते हैं, x - y = 4। अब यहां से जाकर के ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बन के क्या है? तैयार है। दो चर, यस सर। पावर 1 यानी रैखिक होना चाहिए, बिल्कुल है, यहाँ भी है। यानी दो समीकरण रेडी है। दो समीकरण रेडी है यानी जोड़े में है, रैखिक समीकरण है, दो चर वाला है, इसलिए हम ये दोनों को मिला करके कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसके बाद यहाँ पर बताया जाता है कि इसका जो व्यापक रूप है, जनरली जो इसका व्यापक रूप देखने के लिए मिलता है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप जो होगा वो इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा, a1x + b1y + c1 = 0। फिर एक और इक्वेशन इसमें लिखना है, तो एक और इक्वेशन लिखने के लिए a2x + b2y + c2 = 0 है कि नहीं? जहां a1 पहले समीकरण में x का गुणांक है, b1 पहले समीकरण में y का गुणांक है, c1 एक अचर पद है। अचर पद मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1/2 1/3 1/4 3/5 -3/5 जो भी हो। a2 इसमें क्या है? तो a2 जो है सर दूसरे समीकरण में दिए गए चर राशि x का गुणांक है। b2 क्या है? तो दिए गए समीकरण में y का, दूसरे समीकरण में y का गुणांक है। और c2 क्या है? तो दूसरे समीकरण का अचर पद है।
तो यहां से ये दो समीकरण है यानी कि युग्म में है, तो कैसे समीकरण है? तो रैखिक समीकरण है। और कितने चर है इसमें पाए जा रहे हैं? तो सर इसमें दो चर पाए जाते हैं। अब इस आधार पर अगर आपसे कहे कि क्या आप समीकरण का एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो बिल्कुल आप समीकरण रेडी कर सकते हो इसके आधार पर। जैसे देख लो 2x + 3y + 6 = 0, और एक और 3x - 2y + 4 = 0। अब यह जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बोलेगा तो उसमें x और y का रहना यह कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं ऐसे भी कर दूं तो क्या ये दो चर वाले समीकरण नहीं है? पहले ये बताइए मुझे। 2u + 3b - 6 = 0। क्या यह इसमें दो चर राशि नहीं है? बिल्कुल है, u है और v है। और एक और इसी के जैसा रेडी कर देते हैं तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो जाएगा मेरे बच्चे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यहां से हम लोगों ने देखा क्या? हम लोगों ने देखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का इस प्रकार से एग्जाम्पल हम लोग सेट कर सकते हैं। व्यापक रूप क्या है? तो व्यापक रूप यहां पर आप देख रहे हैं, इसके सामने यहां पर है। ओके सर। अब इसमें जो जानने वाली बातें हैं वो क्या है मेरे बच्चे? अब जो जानने वाली बातें हैं वो ये है कि जो समीकरण होते हैं किसका समीकरण? तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की मैं बात कर रहा हूं। कहता वो समीकरण कभी कभी होता है कि संगत, यानी कि उस समीकरण युग्म का कभी कभी संगत बोला जाएगा और कभी कभी असंगत बोला जाएगा। जो किस बात पर डिपेंड करता है? कहता है कि आप अगर इस प्रकार के समीकरण युग्म का क्या निकालना चाहते हैं? सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। एक बार मैं देख लेता हूं कि वीडियो मेरा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि मैं पूरा वीडियो बना भी लेता हूं और चलो, तो बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है मेरे बच्चे। थोड़ा सा चलिए, हाँ, तो क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि इस समीकरण का जब सॉल्यूशन करिएगा, यानी कि इस टाइप के इक्वेशन का जब सॉल्यूशन करिएगा तो यहां से x और y का जो मान निकल करके आएगा, जिसको हम लोग हल कहेंगे, है ना, हल। तो कई बार ऐसा होता है कि हल की संख्या एक होता है, कई बार ऐसा होता है कि अनंत होता है, और कई बार ऐसा होता है कि कोई भी हल नहीं होता है। नो सॉल्यूशन मतलब ना x का मान निकल करके आएगा और ना ही y का मान निकल करके आएगा। अनंत का मतलब x और y का अनगिनत मान निकल करके आएंगे, और एक हल कहे का मतलब कि x और y का एक एक मान निकल करके आएगा। तो कहता है कि अगर किसी समीकरण युग्म का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकल करके आ रहा है तो उस समीकरण को संगत समीकरण युग्म कहा जाता है मेरे बच्चे। कैसा समीकरण? तो सर संगत समीकरण। क्लियर हो गया? क्या कहेंगे? संगत समीकरण। और अगर नहीं सॉल्यूशन निकल करके आ रहा है तो उसको हम कहेंगे असंगत। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो ध्यान देने वाली बात यह है कि कहता है कि अगर हलों की संख्या, किसी समीकरण युग्म के हलों की संख्या एक होता है तो उसको कहा जाता है अविरोधी समीकरण। अविरोधी समीकरण युग्म कहेंगे। अगर हलों की संख्या अनंत हो, अनंत हो, तब उसको कहा जाता है विरोधी समीकरण। कैसा समीकरण? अब आपको लग रहा होगा कि सर कुछ एग्जाम्पल देते चलते तो मजा आता। मैं बस क्या कर रहा हूं इस चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर में मेरा प्रयास है कि मैं मतलब कि जो भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करें और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको एक बार आपको हम रिवाइज कर दें। ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि इसका हम अलग से, इस पूरे चैप्टर का अलग से एक कॉन्सेप्ट का लेक्चर बनाऊं तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं इसको मतलब कि कॉन्सेप्ट आपको बताने का काम करूंगा बहुत ही सरल अंदाज में। आप चूंकि बने रहिए मेरे साथ, काफ़ी मज़ा आने वाला है। एक सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे और इस सॉल्यूशन में, इस लेक्चर में हम आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, आप उसको बनाइएगा और देखिएगा कि बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है? तो इस बार बोर्ड एग्जाम में एकदम उखाड़ देना है, एकदम बम फोड़ देना है, एकदम
मजा आने वाला है, एकदम बने रहिए मेरे साथ। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अगर किसी समीकरण युग्म का एक हल है तब हम उसको कहेंगे अविरोधी समीकरण, और अगर अनंत हल है तब उसको कहते हैं आश्रित समीकरण, आश्रित समीकरण। और नो सॉल्यूशन, कोई हल ही नहीं है, तब उसको हम कहेंगे विरोधी समीकरण। विरोधी मतलब विरोध कर रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके बाद जो यहाँ हमें बताने वाली बातें हैं वो ये है कि किसी भी समीकरण का, मैथ्स का एक खूबसूरती है कि किसी भी समीकरण का, किसी भी बहुपद का, है ना, इक्वेशन का हम ग्राफ खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं? ग्राफ। तो चूंकि हमारा जो चैप्टर है, आपके सामने जो चैप्टर रेडी है, वो ये कह रहा है कि दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का बात हो रही है। तो कहता है कि अगर उस युग्म के लिए ग्राफ खींचिएगा तो कभी कभी ऐसा होगा, तीन कंडीशन हम आपको बता के चल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि पहले इक्वेशन का ये ग्राफ बना और दूसरा इक्वेशन का ये ग्राफ बना। तो दोनों इक्वेशन का जब ग्राफ बनाइएगा, यह मान करके चलते हैं कि यह a1x प्लस b1y प्लस c1 का ये ग्राफ है, ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ है a2x प्लस b2y प्लस c2 का ग्राफ है, बराबर जीरो का ग्राफ है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से अगर कट कर जाता है तो कहा जाता है कि ऐसे इक्वेशन का एक हल होता है। ऐसे इक्वेशन का कितने हल होते हैं? एक हल होते हैं। या मैं यह कह सकता हूं कि जिस समीकरण युग्म के एक हल होते हैं उसके जो ग्राफ होते हैं वो प्रतिच्छेदी होते हैं। मतलब इस कंडीशन में हम ये कहना चाह रहे हैं कि ग्राफ जो होगा वो क्या होगा? तो प्रतिच्छेदी होगा, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। यहां से कहता है कैसे पहचानेंगे कि ग्राफ जो है से प्रतिच्छेदी है, या कैसे पहचानेंगे कि उसका सॉल्यूशन कितने हैं? एक है। तो इसके लिए एक कंडीशन याद रखिएगा कि अगर a1 a2 इक्वल टू नॉट b1 b2, तो ऐसे कंडीशन में उस समीकरण का, किस समीकरण का? इस समीकरण युग्म का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस समीकरण युग्म का अगर यहाँ से हम ये कंडीशन ला रहे हैं या आ रहा है, ऐसा कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उस समीकरण के ग्राफ जो होंगे प्रतिच्छेदी होंगे, या कहेंगे कि वे एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। दोनों समीकरण का ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे और उसके हल एक होंगे। क्लियर हो गया? अगर अब ऐसा कहा जाए कि ऐसा कंडीशन आ जाए a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए, है ना, कि यानी कि जो भी कोफिशिएंट यहाँ पर हैं उन सभी का रेशियो और अचर पद का रेशियो सब बराबर आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो ग्राफ हमारा खिंचाएगा, या मैं यह कह करके चलता हूँ कि उसके सॉल्यूशनों की संख्या जो होंगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगी, अनंत होंगे। समझ में आ रहा है? कितने सॉल्यूशन उसके पाए जाएंगे? तो अनंत सॉल्यूशन पाए जाएंगे। और जो ग्राफ खिंचाएगा वो ऐसे एक लाइन ऐसे खींचे कि सपोज दैट, या मान लेते हैं कि यह a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का ये ग्राफ है। तो फिर से अगर एक और इक्वेशन का ग्राफ खींचेगा तो इसी पर बन करके रेडी होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस टाइप के ग्राफ को संपाती बोला जाता है। ठीक है? कैसा? संपाती। तो मैं यह कह रहा हूं कि जिस समीकरण का, फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जिस समीकरण के हलों की संख्या अनंत हो उसके कितने ग्राफ कैसे होंगे? तो संपाती होंगे। मतलब एक खींचेंगे तो एक और उसी पर खिंचाएगा। इसका मतलब होता है कि उसमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट होंगे, और जितने सारे कॉमन पॉइंट होंगे उसमें उतने उसकी सॉल्यूशन होंगी, मतलब अनंत सॉल्यूशन होगी। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ पर कहता है कि जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, तो मान लीजिए कि वो जो कट किया है, मान लो जो कि एक्स वाई पे कट किया है ना, तो यहाँ एक्स का मान और वाई का मान जो भी जिस बिंदु पर कट कर रहा है वहाँ पर उसका निर्देशांक देखा जाएगा। ग्राफ खींचेंगे, निर्देशांक देखेंगे जहाँ पे कट कर रहा है, वही उसका क्या हो जाएगा? तो सॉल्यूशन हो जाएगा। किस इक्वेशन का? इस इक्वेशन का। यदि, क्या मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि एक दूसरे को क्या करे? कट करे, ऐसे कट करे। एक इक्वेशन है जिसका ग्राफ हम खींचे, एक और इक्वेशन है जिसका ग्राफ खींचे, और वे दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। तो उसके कितने सॉल्यूशन? तो सर एक सॉल्यूशन, है ना। और उसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका आप क्या देख लीजिए? तो उसको आप निर्देशांक देख लीजिए।
क्लियर है मेरे बच्चे। उसी प्रकार से यहाँ पर आ जाइए कि अगर ये सारे बराबर हैं तो उसके अनंत हल और ग्राफ इस प्रकार से संपाती होगा। एक और बच रहा है, इसमें क्या है, इसमें कंडीशन ये है कि अगर ऐसा हो जाए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू नॉट c1 अपॉन c2, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे कंडीशन में होगा, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ऐसे कंडीशन में नो सॉल्यूशन, इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन, एक भी हल नहीं होंगे, मतलब विरोधी समीकरण होंगे। और कहता है कि यहाँ से जो ग्राफ बनेगा वो एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। एक दूसरे के पैरेलल कहने का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, एक दूसरे का पैरेलल कहने का मतलब हो गया कि एक दूसरे को कभी अगर कट नहीं कर रहा है, अगर कट नहीं कर रहा तो एक्स और वाई का कोई भी मान उसमें नहीं मिलेगा जो उसको सॉल्यूशन को बताएगा, है ना। तो जीरो सॉल्यूशन वाले के एक भी सॉल्यूशन नहीं है, वैसे समीकरण का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, तो समांतर बनता है। अब इतना हो गया, अब आपको ले चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे, है ना। सिंपल सी बात है, और वहां पर जैसे जैसे आपका प्रयोग में आएगी बातें वैसे वैसे हम आपको क्या करते जाएंगे, बताते जाएंगे। क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। दिख रहा है, कह रहा है क्या कि समीकरण बनाइए और उस समीकरण को बनाने के बाद उसको आप सॉल्यूशन भी ज्ञात करिए। यहां पर यह कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए, ये चूंकि लैंग्वेज वाला प्रश्न है, अब अगर आप इसको देखते हैं डायरेक्टली तो आपको लगेगा कि सर ये क्या कहा जा रहा है, लेकिन लैंग्वेज वाले प्रश्न को बनाने के लिए इसका सिंपल सा फंडा क्या है कि आप बारी बारी से, बारीकी से, बार बार से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने के हिसाब बाद आप इक्वेशन को सेट करिए। और मैं आपको यह बताते चलूं कि यह जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण का है, तो इसमें आपको दो चीज आएंगी, है ना। जैसे इक्वेशन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा 10 के विद्यार्थियों में क्या कह रहा है कि 10 के विद्यार्थियों के क्या कह रहा है जी, कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, देख रहे हैं क्या कहा जा रहा है, यहां पर कह रहा है क्या, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लड़का की संख्या और लड़की की संख्या, तो दो चर आ रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर दो बातें आ रही है कि नहीं, दो टर्म आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इन्हीं दो चीजों को हम लोग क्या करेंगे, तो चर राशि के रूप में मानेंगे। एक को एक आप अपने हिसाब से आप चाहे तो कुछ भी मानो, लेकिन मैं तो आपको कहूंगा कि ज्यादातर लोग एक्स वाई मानते हैं। तो पहले प्रकार के चर राशि को एक्स मानिए और दूसरे प्रकार के चर राशि को वाई मानिए। क्लियर हो गया। इस प्रकार से अगर पेंसिल और किताब आ गया तो पेंसिल को एक्स मानिए, जो भी है उस कंडीशन में आपको जो भी ठीक है। तो आप क्या करिए कि दो चर राशि को मानते चलिए और इक्वेशन को बनाते चलिए। अब मैं इतना बोल रहा हूं, आपको लग रहा है कि सर आप इसको करके बताइए तो ज्यादा मजा आएगा। आइए तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ पढ़ करके और क्वेश्चन इक्वेशन को रेडी करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं सॉल्व। सॉल्व, ठीक है। कह रहा कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने, तो आंख बंद करके हमने जैसा कि कहा कि इसमें लड़का है ना, तो पहले पूरा प्रश्न पढ़ लीजिए और अच्छा रहेगा। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़की की संख्या ज्ञात करिए। ये देख रहे हैं, जिसकी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा लड़कों और लड़की की संख्या। तो मुझे नहीं मालूम कि लड़का की संख्या कितना है और लड़की की संख्या कितना है, ये मुझे नहीं मालूम। तो नहीं मालूम है तो आंख बंद करके आप यहां से क्या करिए, मान लीजिए। क्या मानिए मेरे बच्चे, तो यहां पे मानिए आप, माना कि कक्षा 10 के, है ना, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या क्या माने मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। तो सर लड़कों की संख्या को आप ना आराम से मान लो x। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद क्या करिए, लड़की की संख्या मान लीजिए, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सर उसका आप मान लीजिए y। अब इसके बाद क्या करें, तो चलिए प्रश्न से,
अब हम प्रश्न पढ़ेंगे, इसलिए मैंने लिखा प्रश्न से, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग लड़कों की संख्या को x और लड़कियों की संख्या को y मान लिया हूं। तो अभी दोनों में रिलेशन तभी ना पता चलेगा जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो बोल रहा है क्या कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो पहले बोल रहा है कि टोटल 10 विद्यार्थी हैं। मतलब ये हुआ कि लड़कों की संख्या आपने माना है x और लड़कियों की संख्या आपने माना है y। इन दोनों को अगर हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकल के आएगा। और यहाँ टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 10। तो x + y बराबर मैंने कितना मान लिया, 10 मान लिया। इसको आप आराम से मान लो फर्स्ट। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद अगर पुनः प्रश्न से अगर आप पढ़ते हैं, पुनः प्रश्न पढ़ते हैं, पुनः प्रश्न से अगर आप चलते हैं, तो इसमें आप क्या पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। तो कह रहा है क्या, पुनः प्रश्न में जब आप पढ़िएगा तो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 क्या है, अधिक है। यहां से बच्चे लोग गड़बड़ा जाते हैं कि ऐसे कंडीशन में क्या करें हम, जैसे कभी कभार बोल देता है 4 गुना है, कभी 5 गुना है, या कहेगा 4 गुने से 2 अधिक है। यहां पर बच्चे लोग गड़बड़ा जाते हैं। यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए यहां पर आप आराम से क्या करिए कि एक तरफ x लिख दीजिए और एक तरफ क्या लिख लीजिए, y लिख लीजिए। क्लियर हो गया। हम इक्वेशन में क्या चाहते हैं, तो बराबर चाहते हैं। क्लियर हो गया, मैंने बराबर भी दे दिया। लेकिन क्या लड़कों की संख्या लड़की की संख्या के बराबर है, नहीं सर, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो कहता क्या है, कह रहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों से ज्यादा है, लड़कों से ज्यादा है। बेचारा लड़का कम है ना। और वैसे भी अभी का जो समय चल रहा है, अगर आप अपनी कक्षा में देखते हैं, आप स्कूल में देखते हैं, तो लड़कियों की संख्या कम ज़्यादा पाया जाता है, लड़कों की संख्या कम पाया जाता है। मतलब कि अब लड़का, मैं अक्सर देखता हूँ विद्यालयों में देखता हूँ, कोचिंग संस्थान में देखता हूँ कि ज़्यादातर लड़कियों की संख्या, पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या ज़्यादा होती है, लड़कों की संख्या कम होती है। तो खैर मैं वहाँ तक नहीं जाना चाहता हूँ, इधर आ जाइए, मैं कक्षा 10 में और बस इस क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ। तो क्या कह रहा है, कह रहा लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। बेचारा लड़का कम है, तो कम कौन है, लड़का। लड़का की संख्या को ही मैंने क्या माना है, x माना है। तो ये कम है और ये क्या है, ज़्यादा है। ये कम है और ये क्या है, ज़्यादा है। तो अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो मेरे पास फंडा तो यही होना चाहिए कि जो ज़्यादा है उसी को थोड़ा कम कर दे, या जो कम है उसी को हम क्या कर दे, ज़्यादा कर दे। मतलब x है और इधर y है, हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं। तो y लड़की है और लड़कियों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। हम चाहते हैं बराबर करें, तो इसी को छोटा कर देते हैं। तो छोटा करने के लिए जोड़े की घटाए, मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 4 अधिक है इसलिए कह रहा। अगर गुना करता तो मैं गुना भाग की बात करता। तो यहाँ पर आप मुझे ये बताइए, कह रहा है कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, तो लड़की की संख्या ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो 4 है। तो इसी को छोटा करने के लिए 4 घटा दीजिए। समझ में आ रहा है। और नहीं तो x में ही 4 को क्या करिए, जोड़ दीजिए, तब लड़की की संख्या के बराबर होगा। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि लड़कों की संख्या है 4, या हाँ चलो, लड़कों की संख्या है 4 और लड़की की संख्या है 6, और हम इन दोनों को चाहते हैं बराबर करें। तो कैसे बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए या तो 2 इसमें से घटा दो, 2 इसमें से क्या करो, 2 इसमें घटा दो, या तो फिर 4 और 6 को बराबर करने के लिए 2 इसमें क्या करो, जोड़ दो। यही कंडीशन है ना। तो लड़की की संख्या ज़्यादा है और लड़कों की संख्या कम है, तो कम में जोड़ दिए, कोई दिक्कत। या यहाँ पर हम क्या किए, लड़की की संख्या ज़्यादा है तो इसमें घटा दिए बराबर करने के लिए। क्लियर है। चलिए अब मैटर को आगे बढ़ाते हैं। तो दूसरा इक्वेशन जो रेडी होकर के आएगा, अब चाहें तो कैसे रेडी होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ मैं लिख दिया हूँ x बराबर y और यहाँ पे माइनस क्या कर दिए, 4, लड़की की संख्या में ही घटा दिए। इसको इतना ही रहने दो तो ज़्यादा आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन भी क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, रेडी हो गया सर, बिल्कुल रेडी हो गया। लेकिन क्वेश्चन यहां तक नहीं रुका है, कह रहा है क्या कि युग्म बनाइए, तो युग्म तो बन के तैयार हो गया है। अब कह रहा है ग्राफीय विधि से हल करिए। ग्राफीय विधि से क्या करिए, हल करिए, यानी कि ग्राफ का इस्तेमाल यहां पे करने के लिए कहा जा रहा है। तो कहता ग्राफ तक पहुंचने के लिए हम ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो कहता ग्राफ खींचने के लिए, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको इतना
समझा रहा हूं आपको, बाकी प्रश्न को मैं डायरेक्ट सॉल्व करते जाऊंगा यूं यूं, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि ग्राफ से सॉल्व करिए, तो ग्राफ से सॉल्व कैसे करेंगे? दो इक्वेशन आपके पास रेडी है। आप क्या करिए यहां से कि अपने से एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि अगर रैखिक समीकरण है ना, क्या चर वाले? तो दो चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहां मैं युग्म की बात नहीं कर रहा हूं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसा होगा? तो ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा होगा। कहता इस इक्वेशन के अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। और ये अनंत हल कैसे निकलेगा? तो कहता आप चाहे तो x का मान या y का मान निकाल रखते जाइए। जैसे नहीं समझ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे 2x है, यहाँ प्लस 3y है और यहाँ बराबर 6 है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करिए कि x का मान आप रखते जाइए, बारी बारी से रखते जाइए, है ना, वास्तविक संख्याओं को रखते जाइए। यहाँ पर y का वास्तविक मान निकलते जाएगा। जैसे अगर 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो 2 × 1, 2 जाएगा उधर, 6 में से 2 गया 4, तो y बराबर 4/3। कहता है कि आप एक बेहतरीन तरीका भी अपना सकते हैं इस समीकरण के, चूंकि अनंत हल होते हैं, तो हलों को ज्ञात करने के लिए आप एक टैक्टिस अपना सकते हो। क्या कि 3y को इधर रखो और 6 और 2x को उधर लेकर के जाओ, तो -2x। यहाँ y को बिल्कुल सेपरेट कर लीजिए, तो 6 - 2x और अपॉन 3, है ना। ऐसा हर बार नहीं फॉलो करना है। अब जिसका ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या इस टाइप से दिया हुआ ही है, तो मुझे क्या करना, अलग से कुछ नहीं करना, चुपचाप से देखो अभी। तो यहां से अब क्या करो, आप x का मान रखो, x का मान रखते चलो, x का मान रखते चलो और y का मान निकलते चलेगा। तो x का मान क्या रखे? तो वास्तविक संख्या रखिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहां मान भी x का कैसा रखिएगा? ऐसा मान रखिए जिससे y का पूर्णांक मान रखिए। मतलब क्या कर रहे हैं सर? जैसे मैं यहाँ पर x का मान 0 रखता हूँ, तो देखो कितना खूबसूरत मान निकल के आएगा, 6 - 2 × 0 और बटा 3, यानी 2 में से 0 गया 2 × 0 0, 6 में से 0 6, 6/3 कितना आया? 2, है ना। तो देखिए, तो x का खूबसूरत मान और y का मान खूबसूरत आया है कि नहीं आया है? बिल्कुल। तो इस हिसाब से आप क्या करो, x का और मान रखो। x का चलो अभी 1 रखो, तो 2 × 1 2, 6 में से 2 गया 4, 4/3 आएगा। यहाँ पे 2 रखो, 2 2 4, 6 में से 2 गया 4 गया 2, 2/3 आया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अनंत होते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पर देख रहे हैं कि युग्म में है, तो प्रत्येक समीकरण है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में है कि नहीं, और उसके कितने हल होंगे? अनंत। तो कहता है ग्राफ से क्वेश्चन को अगर आप बनाना चाहते हैं, तो बारी बारी से क्या करो कि दोनों समीकरण के सहायता से x और y का मान निकाल के आओ। सर आप क्या कह रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? देखिए मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो सर x + y = 10 है सर। तो जैसा भी अभी मैंने कहा कि सेपरेट करो, चाहे y के कर लो चाहे x के करो, लेकिन ज़्यादातर लोग y को ही सेपरेट करते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा? तो 10 - x हो जाएगा। अब आप आराम से क्या करो, यहाँ पर x का मान रखो। तो x का मान क्या रखे? 0 रख ले। चूंकि ग्राफ बनाने जा रहे थे, इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब बहुत बड़ा मान नहीं आना चाहिए, छोटा छोटा मान आना चाहिए। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, x का मान 4 रख रहा हूं। तो y का मान कितना हो जाएगा? तो y का मान हो जाएगा 10 - 4, कितना आ जाएगा? 6। फिर इसी प्रकार से x का और मान रखिए 6, तो y का मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो y का मान आएगा 10 - 6, कितना हो जाएगा? तो सर 4 हो जाएगा। कहता है कि आप ग्राफ से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन का सॉल्व निकालने के लिए कम से कम इस प्रकार से 2 जोड़े मान को निकालना होगा। अब 2 जोड़े मान निकालने के बाद आपको करना क्या है? तो मान सारणी बनाना होगा। मान सारणी मतलब जो आया है मान, उसको एक सारणी बना लीजिए। तो उसी को हम बोल रहे हैं मान सारणी। मान सारणी कैसे बनेगा सर?
बहुत इजी है। यहां x और यहां y, जो भी आप x का मान रखे हैं तो x का मान कितना रखे हैं 4, फिर कितना रखे हैं 6, तो x का मान 4 रखने पर y का मान कितना आता है, तो 4 रखने पर 6, 6 रखने पर कितना आता है, तो 4 आता है। ठीक है, जैसे ये काम समीकरण फर्स्ट के लिए किए हैं वैसा ही ये वाला काम करिए आप किसके लिए, तो सर ऐसा ही काम मैं करूंगा अब समीकरण सेकेंड के लिए। तो समीकरण किससे, तो समीकरण सेकेंड से। तो समीकरण सेकेंड मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ था x इक्वल टू वाई माइनस 4। ठीक है, अब क्या करो आप, तो यहां पर लिखो जब x बराबर, हाँ ठीक है ठीक है, तो जब क्या करो कि y का मान रखो यहां पर। उस बार देखो उस टाइप से इक्वेशन लाए थे तो y का मान रखना आसान, x का मान रखना आसान होता है, x का रख रहे थे। यहां पर मेरे को लग रहा है कि y का मान रखना ज़्यादा आसान है तो y का रखिए, और बड़ा सिंपल है यार। तो y का मान कितना रखे, तो चलो y का मान रख लो 4, तो x का मान कितना निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सर x का मान आएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। उसी प्रकार से अब y का मान कितना रखो, तो y का मान रख लो 6 रख लो, तो x का मान कितना आएगा, तो x का मान आएगा 6 माइनस 4 मतलब कितना, तो सर 2। क्लियर हो गया। इसलिए क्या करो अब, मान सारणी बनाओ, मान सारणी। तो मान सारणी बनाया जाए, मान सारणी कैसे बनेगा, तो जो भी x का मान लाए हैं y का मान लाए हैं उसको रखो, पटक दो यहाँ पर। तो x का मान जो आया है मेरे बच्चे 0 आया है सर, और 2 आया है। 0 कब आया है, तो जब ये y का मान 4 रखे। 2 कब आया है, जब y का मान 6 रखे हैं। चलिए अब मान सारणी बन के क्या हो गया मेरे बच्चे, तो सर तैयार हो गया। अब क्या किया जाए, अब इन दोनों मान सारणी के सहायता से यहां पर देख लीजिए, यहां पर मैं आपको ग्राफ लेकर के आता हूं। अब मैं ग्राफ पहले से ही डाउनलोड कर रखा हूं। देख लीजिए, ये आपके सामने ग्राफ है। इसी ग्राफ का मैं प्रयोग करूंगा अभी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो मैं लिखूंगा, एक वर्ड लिखूंगा, सेंटेंस मतलब एक टर्म लिखूंगा यहां पे, अब दोनों समीकरणों के मान सारणी के सहायता से ग्राफ खींचने पर, है ना। तो दोनों समीकरणों के जो मान सारणी आया है वो दोनों समीकरण माने मान सारणी की सहायता से हम ग्राफ खींचना चाह रहे हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस आपके पास होना चाहिए। तो आइए y एक्सिस और x एक्सिस बनाने का काम करते हैं। ला 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 ला, ओह ठीक है, इतना हो गया। अब यहां पर एक ज्ञान आपको और देना चाहेंगे कि यहां पर आप देखिएगा ध्यान से, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये का स्क्वायर दिख रहा है आपको। आप ग्राफ कॉपी में देखिएगा तो इस प्रकार से ढेर सारे स्क्वायर देखने के लिए मिलता है, देख रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से यहां ये 1 है,
यहाँ से यहाँ ये एक है, यहाँ से यहाँ भी एक है, समझ में आ रहा है? एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, पूरा चारों साइड से। तो क्या होता है कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यहाँ से यहाँ मुझे एक लेना ही है, इसको पहले हम इतना को एक यूनिट बोलेंगे, एक यूनिट, या बोलेंगे एक एकक, ठीक है? ये एक एकक है, ये एक एकक है। तो कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरत पड़ता है कि इसको एक एकक को एक इकाई ही बोला जाता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है कि एक एकक को 10 इकाई बोला जाए, कभी एक एकक को मैंने 20 इकाई बोला जाए, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, है ना? तो क्वेश्चन अगर क्या है, क्वेश्चन अगर छोटे छोटे मानों का है तो एक एकक मान करके काम चलाया जाता है। मतलब क्या कह रहे हैं सर हम? नहीं नहीं, हम नहीं समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं अभी समझा देता हूँ। यानी यहाँ पर एक चीज़ और आपको लिखना पड़ेगा, क्या? माना कि माना कि एक एकक बराबर एक इकाई, ये बात आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा, है ना? और एक इकाई का मतलब ये भी तुरंत समझाते हैं क्या है जो। फिलहाल तो आप मुझे वाई एच खींचने दीजिए, तो खींच तो दिए हैं सर, और क्या खींच दीजिए? एक सच खींच दीजिए सर। खींच दिए। अब जहां पर खींचे हैं, जहां पे कट किया है ये दोनों पॉइंट, इस बिंदु का नाम क्या रहेगा? तो इस बिंदु का नाम रहेगा सर ओ। बिल्कुल। अब जो हमने कहा कि ये कौन सा अक्ष है, तो सर ये एक्स अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है, तो सर ये वाई अक्ष है। इधर में माइनस एक्स ले सकते हैं और इधर में माइनस वाई ले सकते हैं। अब क्या करें सर? तो यहाँ पर अभी हमने कहा कि यहाँ से यहाँ एक एकक को एक इकाई लीजिए, मतलब इसको एक बोलिए, इसको दो बोलिए, यहाँ ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः और ये सात। एक चीज़ और ध्यान देना है कि हम जबरदस्ती कहीं तक भी मान को नहीं लिख लेंगे और बड़ा सावधानी से इस ग्राफ को खींचना पड़ेगा। आप धीरे धीरे देखते जाइएगा, समझ में आ जाएगा कि हम कैसे क्या करते हैं, नहीं करते हैं। जो मुझे देखिए x का मान 4 6 तक जाने के लिए कहा था, मैंने दे दिया। फिर y का मान कह रहा है 6 तक जाइए, तो इधर भी y का मान 6 तक लिख के ही चलते हैं। तो 1 मिनट यार, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे लिख देते हैं 7। आप इधर वाले मान को भी लिख सकते हैं 1, माइनस में इधर होगा -2 -3 -4 -5। इस तरीके से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इधर में मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा। -1 -2 -3 तक रहने देते हैं। अब जैसा कि हमने लिखा है पहले कि आप दोनों समीकरणों के मान सारणी की सहायता से, तो पहला मान सारणी पर फोकस करते हैं। तो पहले मान सारणी में जोड़ा लीजिए आप x का तो फिर y का। तो पहले में देखिएगा तो क्या कर रहा है, पहला के लिए एक निर्देशांक प्राप्त कर लीजिए, तो निर्देशांक प्राप्त होता है 4 6। इसका मतलब ये हो गया कि आप x के मान 4 खोजिए और y का मान 6 खोजिए और उसके सामने जो निर्देशांक होता है उसको दर्शाइए। तो x का मान 4 यहाँ है, y का मान 6 यहाँ है, तो 4 के सामने यहाँ पे और 6 यहाँ पे। तो यहाँ पर एक बिंदु मुझे मिल गया 4 6। कितना मिल गया है मेरे प्यारे बच्चों? 4 6। फिर इसके बाद अब आप अगला पे चल जाइए। तो अगला क्या है सर? तो अगला देखिए यहाँ पर रेडी है तुरंत, 6 4 कह रहा है। 6 4 मतलब x के मान 6 लीजिए और y का मान 4 लीजिए। तो x के मान 6 और y का मान 4, यानी कि यहाँ पर आएगा। तो यहाँ का निर्देशांक पहले x का फिर y का, माने 6 4 लिख दीजिए। अब इतना करने के बाद आप क्या करिए, तो सर ग्राफ खींच डालिए, नो डॉट नो टेंशन। ग्राफ चलिए खींचा जाए। थोड़ा सा गड़बड़ा गया है तो मैं इसे सेट कर लेता हूं। चलिए, हो गया।
तो ये जो है ग्राफ बन के तैयार हो गया किस समीकरण का? तो ये ग्राफ बन के तैयार हुआ मेरे बच्चे कौन से समीकरण था? तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 इस समीकरण का ग्राफ बन के क्या है तैयार है। अब आप दूसरे समीकरण का ग्राफ खींचिए। तो दूसरा समीकरण क्या कह रहा है? तो दूसरा समीकरण है x बराबर वाई माइनस 4, उसका मान सारणी यहां पर दिया हुआ है, माने 0 फिर 4। तो x के मान 0 फिर y का मान 4, मतलब वो बिंदु यहां पर मिलेगा। फिर कह रहा है क्या? y का मान 2, x के मान 2 और y का मान 6, तो x के मान 2 और y का मान 6 यहां पे। तो यहां पर मुझे मिल गया क्या? 0 4, और यहां पर मिल गया मुझे क्या? 2 6। अब मेरे को क्या करना है? तो मेरे को ग्राफ खींचना है सर। कैसे खिंचाएगा? ला 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 ला। थोड़ा सा इधर कर लीजिए इस ग्राफ को, और इस ग्राफ को थोड़ा सा इधर कर लीजिए। तो ये अभी अभी ग्राफ बन के क्या हो गया है? ये दूसरे इक्वेशन का ग्राफ बन के तैयार हो गया है। ये किस समीकरण का ग्राफ बना है मेरे बच्चे? तो ये बना है x इक्वल टू वाई माइनस 4 का बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। अब यहां से हमने आपसे कहा था कि ग्राफ जहां पे कट करे, तो ग्राफ कहां पे कट किया है? तो सर यहां पे किया है कि नहीं किया है? तो जहां पे कट करे इसका निर्देशांक लिखिए। तो इसका निर्देशांक यहां सामने देखिए, तो x का 3 और y का 7, यानी x का मान 3 और y का मान 7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर हम लोगों ने देखा कि x का मान 3 और y का मान 7 मिला है। तो यहां झट से बोलिएगा कि दिए मतलब x का मान कितना आया बताओ? यहाँ x का मान जो आया है सर वो आया है 3, और y का मान जो आया है वो आया है 7। तो अब क्या करना चाहिए सर? तो जो x और y का मान निकल के आया, जो कि मुझे नहीं मालूम था, वो मान निकल कर आया है 3 और 7। तो मैं यहां पर लिखूंगा, अतः लड़कों की संख्या x माने थे, और x बराबर कितना आया है? 3। मैंने कक्षा 10 में लड़कों की संख्या कितने? 3। और लड़कियों की संख्या की बात किया जाए, अगर मेरे प्यारे बच्चों लड़कियों की संख्या को बात किया जाए, तो उसको y माने थे, और y कितना आया है? 7 आया। टोटल जोड़ के 10 विद्यार्थी हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? तो हम लोगों ने देखा क्या कि बहुत ही आसानी से हम लोगों ने ग्राफ को यहाँ पे समझा, और ग्राफ के माध्यम से सॉल्यूशन को निकाला। और ग्राफ के माध्यम से सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या किया? तो सबसे पहले दोनों समीकरण के मान सारणी को निकाले। जैसे ही मान सारणी आया, तो दोनों के मान सारणी की सहायता से हमने ग्राफ खींचा। यहाँ पर सुविधा के दृष्टिकोण से एक एकक बराबर 1 इकाई माने हैं, कहीं पर 10 इकाई मानने के लिए रहेगा, तो उस क्वेश्चन को वहां पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखें कि दोनों समीकरण का जब हमने ग्राफ खींचा, तो दोनों समीकरण का ग्राफ एक दूसरे को कट किया, एक बिंदु पे कट किया, वहां का निर्देशांक हमने पाया 3 7। यहाँ पर सबसे पहले x का मान लिखा था, फिर y का मान, तो x का मान 3 पाया और y का मान 7 आया। लेकिन आपसे x और y का मान नहीं कहा था, आपसे कहा था लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को निकालिए। तो हम लोगों ने देखा कि लड़कों की संख्या x माने थे, x 3 आया है, तो लड़कों की संख्या 3 है, और फिर लड़कियों की संख्या y माने थे, जो कि 7 है। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन में हमने इतना समय दिया, लेकिन बाकी क्वेश्चन में क्या करते हैं, उसको फटाफट हम लोग सोल्व करने का ट्राई करते हैं। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे बच्चों। यस सर, आगे बढ़ा जाए सर। अब यहां पर जैसे देखिए, तो कह रहा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य जो है 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों की कीमत जो है वो है 46 रुपया। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर कह रहा एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करने के लिए, तो हम आंख बंद करके क्या करेंगे? तो सर आपने मुझे सिखाया, क्या सिखाया सर? तो आपने मुझे सिखाया कि आंख बंद करके माना कि एक पेंसिल का दाम, ठीक है,
एक पेंसिल का दाम मान लीजिए x रुपए, तो लिख देता है और क्या, एक पेंसिल का मूल्य बराबर कै रुपए, तो x रुपए, ठीक है मान लिए, तथा एक कलम का मूल्य मान लीजिए, तो एक कलम का मूल्य मान लेते हैं सर y रुपया, ठीक है। फिर क्या करना है, तो अब आ जाइए प्रश्न से, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं पढ़िएगा तो इक्वेशन नहीं रेडी होगा। तो जब आप प्रश्न पढ़िएगा तो पहले प्रश्न में कह रहा है, यानी प्रश्न में पहले कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य जो है वो 50 रुपया है। कितने कलम है, 5 पेंसिल है और 7 क्या है, पेन है। तो हमने कहा कि एक पेंसिल का दाम कितना है, 1 रुपया, तो 2 पेंसिल का दाम कितना, तो 2x रुपया, 3 पेंसिल के दाम 3x रुपया, 4 पेंसिल का दाम 4x रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम कै रुपया हो जाएगा, 5x रुपया हो जाएगा। एक पेंसिल का दाम पता था। फिर उसी प्रकार से एक पेन का, एक कलम का दाम है y रुपया, तो 7 कलम का दाम कितना हो जाएगा, 7y रुपया। अभी दोनों पेंसिल टोटल और कलम टोटल मूल्य जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो सर 50 आ जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि प्रश्न जब पढ़े तो मुझे 5x प्लस 7y प्राप्त हुआ बराबर 50। तो समीकरण फर्स्ट इसको मान लिया जाए, बिल्कुल माना जाए। पुनः प्रश्न से अगर आप पढ़िएगा, पुनः प्रश्न पर विचार करते हैं अगर पुनः प्रश्न से, तो क्या कहता है, आप आगे पढ़िए तो पता चलेगा। कह रहा है क्या, अब की बार कह रहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलम, उलट दिया है बात को। अभी कह रहा है कि 7 पेंसिल लेना है, तो 7 पेंसिल मतलब एक पेंसिल का दाम 1 रुपया, तो 7 पेंसिल का दाम 7x रुपया। नहीं समझे, जैसे एक पेंसिल का दाम 10 रुपया है तो 2 पेंसिल का दाम 20 रुपया, 3 पेंसिल का दाम 3 से गुना करेंगे पेंसिल के दाम में। मैं कह रहा हूं कि एक पेंसिल का दाम कै रुपया लिए, 10, तो मुझे बताइए 7 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, तो 7 गुने 10 हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता है कि पेंसिल का दाम कितना है, इसलिए तो x माने हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, बता भी दिए। तो 7 पेंसिल में कहेगा तो 7x रुपया, और 5 पेन कहा है, देखिए पढ़िए वहां पे 5 पेन कहा है, तो 5 पेन कहा है, तो 5 पेन का दाम 5y, और दोनों के जोड़ देंगे तब कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, तो सर ये हो जाएगा 46। ये हो गया समीकरण सेकेंड। तो प्रश्न में कहा था कि समीकरण को सेट करिए, तो समीकरण सेट है आपके सामने। अब कह रहा है कि इस प्रश्न को आप ग्राफ के माध्यम से सॉल्व करिए और x और y का मान निकालिए, मतलब पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य निकालिए। तो इसके लिए हमने आपको सिखाया क्या कि पहले क्या करो, समीकरण फर्स्ट से चलो। तो जैसे ही समीकरण फर्स्ट से चलोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, लड्डू नहीं, समीकरण मिलेगा। समीकरण क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तो सर फर्स्ट में है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब क्या करें सर, या यहां से आप क्या करो कि 7y को रहने दो और 5x को उधर लेके जाओ, तो 50 माइनस कितना हो जाएगा 5x। या यहां पर अब आपसे कहें कि y का मान निकालो, तो y का मान हो जाएगा सर 50 माइनस 5x बटे 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब क्या करें, तो अब ऐसा करो कि x का मान रखो। तो x का मान पहले कितना रखें, तो x का ऐसा मान रखो जिससे मेरा काम बने। मतलब सर x का ऐसा मान रखो कि यहाँ पे कैलकुलेशन करे तो 7 से वो कट जाए। गोल गोल मान रखना है, खूबसूरत सा क्यूट टाइप का मान को रखिए। तो सर मेरा दिमाग में क्या काम कर रहा है कि आप ऐसा करो कि आप यहाँ पे 3 रखो, x का मान 3 रखो। ये मैं बोला आपको कि धीरे धीरे सीख जाओगे। 3 ही क्यों रखे, तो देखिए यहाँ पे 3 जैसा ही x का मान रखे तो 50 माइनस
50 माइनस 5 गुने 3 और बटा में कितना हो जाएगा 7। मुझे बताइए 50 माइनस 5 दिया 15 और बटा में 7, 50 में से 15 जाएगा तो 35 और बटा में 7 और यहाँ से कैलकुलेशन करें तो आया 5। अब समझ में आया कि मैंने x का मान 3 क्यों लिया था। उसी प्रकार से क्या करो, चूंकि एक जो मैंने दो जोड़े को निकालना है, 2 जोड़े मान निकालना है, तब x का फिर से ऐसा कोई मान रखो जिससे वैसा ही गोल गोल मान निकल करके आए। तो मैं चूंकि अब से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ तो मैं यहाँ पे x का मान 6 रखा। तो क्या होगा सर 6 रखने पर, तो y का मान यहाँ से निकल के आएगा 50 माइनस 5। 6 रखने पर होगा यार, मैं तो फ्लो में बोल दिया कि 6 रखने से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 × 35, नहीं होगा, मैंने गलत एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा लिया। चलिए तो क्या किया जाए, तो ग्यारह से 12 15 सत्ते x का और कौन सा खूबसूरत मान रखा जाए मेरे प्यारे बच्चे, तो बिल्कुल रखा जा सकता है। x का मान मैं क्या 10 रख दूं क्या, तो सर 10 × 50 तो y का मान 0 आ जाएगा क्या, बिल्कुल अच्छा मान लगा मेरे को। कोई और अगर आपको मान अगर आता है, अगर आप किसी खूबसूरत, तो आप रख सकते हैं। यहाँ से y निकालिए, मैंने x का मान रखा है 2, तो y का मान कितना आएगा, तो सर 50 माइनस 5 गुने 10 और बटा में 7, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 माइनस 50 और बटा में 7 मतलब 0 बटा में 7। क्लियर हो गया, मतलब यहाँ पर आया। यार ये गजबे खेला है, जल्दी से हो जाओ। चलिए तो यहाँ से कितना आएगा y का मान, तो y का मान आएगा 0। अच्छी बात है सर। अब क्या करें, तो अब आप बना लीजिए मान सारणी। कैसे बनेगा मान सारणी, बहुत ही हलवा सा सवाल है ये। x y स्केल का प्रयोग करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्केल से ये सीधी सीधी लाइन बनेगा तो थोड़ा सा खूबसूरत आंसर लिखाएगा आपसे। तो x का मान हमने रखा है 3, फिर x का मान हमने रखा है 10। क्लियर हो गया। तो क्या करूँ सर अब, 3 रखने पर कितना है y का मान 5 आया है और 10 रखने पर 0 आया है। अब जो काम समीकरण फर्स्ट के लिए किए वही काम अब किसके लिए करिए, तो समीकरण सेकेंड के लिए किया जाए। तो आइए समीकरण, एक तीर का निशान दीजिए आप, समीकरण सेकेंड से। तो समीकरण सेकेंड क्या है, तो सर समीकरण सेकेंड जो मेरे पास है वो है 7x प्लस 5y बराबर में 46। क्लियर हो गया। अब क्या सिखाए थे हमने आपको सिखाया है कि यहाँ से सेपरेट किया जाए। तो सेपरेट करेंगे तो 5y इक्वल टू 46 और माइनस में 7x। इसलिए बताओ या करिए y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 46 माइनस 7x अपॉन 5। ठीक है, ओके सर। अब क्या किया जाए,
तो अब x का मान रखा जाए, x का मान रखा जाए। तो अब x का कौन सा मान रखें? जब x बराबर हम कितना मान रखें तो काम बनेगा? तो ऐसा करूं कि 7 चौके 28, कितना कर दूं? x बराबर 8 रखो आप, x बराबर 8 रखो तो y का मान कितना आएगा देखना, 46 माइनस 7 इंटू 8 अपॉन 5। क्लियर हो गया? बराबर कितना हो जाएगा? तो सर 46 माइनस 7 8 56 और बटे में 5। अब 46 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस 10 बटे 5, 5 दूनी के 10, यानी आया -2। खूबसूरत मान आया कि नहीं आया? उसी प्रकार से x का मान आपकी कितना रखो? तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है मैं x का मान रखूँगा -4। ठीक है, -4 रखता हूँ, है ना? -4, 7 दूनी 14, नहीं 4 नहीं रखिए, -2 रखिए। तो y का मान कितना निकल के आएगा मेरे बच्चे? 46 माइनस 7 इंटू -2 और बटा 5। यहाँ कितना हो जाएगा? 46, यहाँ पे माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14 और बटा 5। 46 और 14 कितना हो जाएगा? 60 बटा 5। 60 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 12। मेरे को जहाँ तक लगता है कि कुछ छोटे मान को भी होना चाहिए, इससे भी छोटे मान, ताकि मेरा ग्राफ जब खींचूँ ना तो आसानी पूर्वक वो ग्राफ खींच पाए। तो देखते हैं एक बार और सोच करके। ये वाला तो ठीक है, जब x बराबर 8 जो रखे हैं, जो 7 एकम 7 नहीं, 7 दूनी 14 नहीं, 7 21 नहीं, 7 चौ 28 बिल्कुल नहीं, 16 में से 8 7 पचे 35 नहीं, 7 छक्के 42 नहीं, 7 सत्ते 49, 7 अठी 56, तो रख दिए। ठीक है यार, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तो अब क्या किया जाए? तो अब बनाया जाए सर मान सारणी बनाया जाए। तो मान सारणी बनाया जाए और का, तो मान सारणी बनाइएगा। यहाँ पे x सर, यहाँ पे y, x का मान रखे हैं 8, फिर x का मान रखे हैं -2। तो 8 रखने पर कितना आया है? तो -2, और -2 रखने पर कितना आया है? तो सर 12 आया है। तो मेरे पास दोनों समीकरणों का मान सारणी बन करके रेडी हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बताइएगा जल्दी से। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या कि दोनों समीकरणों के सहायता से, दोनों मान सारणी के, दोनों समीकरणों के मान सारणी के सहायता से ग्राफ खींचने पर, ग्राफ खींचने पर, तो ग्राफ खींचा जाए और का, है ना? तो ग्राफ खींचने के लिए आइए, ग्राफ तो लेना पड़ेगा ना मेरे को। ला 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 ला। चलिए, तो x के मान प्लस में 8 है, y का मान प्लस में 12 तक गया है, ये चीज़ तो दिख रहा है मेरे को। y का मान 12 तक गया है, x का मान 3 से लेकर 10 तक गया है। चलिए, तो मैं एक ऐसा समीकरण रेडी करूं कि मेरा काम आसानी से हो जाए। देखिएगा, x के मान कहाँ तक? -2 तक है, y का मान 12 तक है, और -2 इतना से ज़्यादा नहीं है। यानी मुझे इस हिसाब से इसमें ग्राफ बनाना होगा, क्योंकि आपके पास जो ग्राफ है उसी से काम चलाना पड़ेगा। ग्राफ का इनिशिएट देखो यहाँ से कर रहे हैं,
ठीक है, फिर एक यहां से ले रहे हैं। सर आप इतना क्यों सोच रहे हैं कि यहां से ले वहां से ले? कहीं से भी नहीं ले सकते, नहीं, गलत बात, कहीं से भी नहीं ले सकते। फिर ग्राफ क्या होगा, कंप्लीट नहीं बनेगा आपका। तो बड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा। इधर में x, इधर में -x, इधर में y और इधर में -y हो गया। अब चलिए क्या करो कि यहाँ पर कितना, तो सर यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। देखे, अगर बीच में कर देते तो वो नहीं होता, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा था। ये मूल बिंदु है, -1, -2, -3। ठीक है, इसी प्रकार से इधर आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। y का मान 12 तक गया है जी। तो चलिए, और आगे तक भी ले सकते थे, लेकिन 12 तक काम चल जाएगा मेरे हिसाब से। 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और यहाँ हो गया 0। अब ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचने में आएगा मजा। तो ग्राफ में सबसे पहले ये वाला मान को ध्यान में रखिए। ये वाला मान क्या कहता है, किधर गया जी, 3 5 10 0। याद कर लीजिए, मुझे बार बार स्लाइड इधर ना करना पड़े। तो कह रहा है x के मान लीजिए 3 और y का मान लीजिए 5। तो x के मान 3 यहाँ है, y का मान 5 यहाँ है। तो वो बिंदु यहाँ पर मिलेगा मेरे बच्चे। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3 5। और एक और क्या है, 10 0। मतलब x का मान 10 लीजिए और y का मान 0 लीजिए। तो x के मान 10 और y का मान 0, तो 0 इसी पर होगा, वो बिंदु यहां पर मिलेगा। यहां पर मिल गया मेरे को क्या, 10 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो अब हम ग्राफ खींच ही देते हैं, खींचने में ही भलाई है। ये थोड़ा इधर आएगा। चलिए, तो एक ग्राफ खींच करके हमने रेडी कर दिया। और ये किस ग्राफ का खिंचाया था, तो ये खिंचाया है शायद, जहां तक मेरे को ज्ञात है, ये खिंचाया है 5x + 7y = 50 का खिंचाया है। ओके, अब आइए दूसरे समीकरण का ग्राफ खींचा जाए भाई। x के मान आपकी कह रहा है 8 और y का मान कह रहा है -2। तो x के मान 8 इधर है, इधर भी ले लेते हैं, -1 -2। तो x का मान 8 इधर है और y का मान -2 यहाँ पर, देख लीजिए -2। तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा 8 -2। अबरी में क्या करा, x के मान -2, x के मान -2 और y का मान 12। तो यानी -2 12, यहाँ पे -2 12। ठीक है, ठीक है। ला 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 ला। कहाँ है, और यहाँ ना है जी, देख लीजिए यहाँ पे, ये देख लो, क्लियर। और यहाँ पर इधर है, क्लियर हो गया। तो दोनों ग्राफ जो है कहाँ पे कट किया, तो दोनों ग्राफ जो है से यहाँ पे कट किया, जिसका निर्देशांक ही कितना है, तो जिसका निर्देशांक ही है कितना,
3 और इधर 5। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां x का जो मान आया है ना, कितना आया है 3, और y का मान कितना आया है 5। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर एक चीज़ और ये लिख दीजिएगा यहाँ पे कि माना कि 1 एकक बराबर 1 इकाई। एकक का इंटरवल लिए हैं जी, तो इसलिए 1 इकाई। तो यहाँ पर देखिए कि दोनों जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ बना है, ये वाला लिख दीजिए यहाँ पे। ये ग्राफ बना है सर 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 का आया है। ठीक है, लिख दिए। अब दोनों का ग्राफ कहाँ पे कट किया है, तो सर यहाँ पे कट किया था। जहाँ पे कट किया वहाँ पर उसका हल हो गया, तो x का मान 3 और y का मान 5 आया। मतलब आप कह सकते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं, अतः एक पेंसिल का दाम आपने माना था, इस पेंसिल का मूल्य आपने माना था कितना, आपने माना था x और x का मान आया 3, तो पेंसिल का मूल्य आ गया 3 रुपया। और एक कलम का दाम आपने माना था, एक कलम का मूल्य आपने माना था y, और y आप निकाल के लाए हैं 5। तो ये आपके सामने क्या है, आंसर है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं कि x का मान वाकई में 3 आए, यानी कि वो x कलम पेंसिल का दाम 3 रुपया आएगा कि नहीं। तो कैसे निकालिएगा, तो आप देख लीजिए कि क्वेश्चन में रख लीजिए 7 या 21, ओके सर, और यहाँ पे 7 पच्चे y का मान रखिए, यहाँ पे 5 पच्चे 25, तो यहाँ पे 21 और यहाँ पे 25, 25 से 21 46। क्लियर हो गया। फिर उस इक्वेशन में भी रख के देख लीजिए, यहाँ पे x के मान 3, तो 5 या 15, एक y का मान 5, तो 7 पच्चे 35। हाँ, 1 मिनट यार, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है खेला। हाँ ठीक तो है, x के मान 3, 5 या 15, और y का मान 5, 7 पच्चे 35, 15 50। ठीक है कि नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे पेंसिल का जो मूल्य निकल करके आया है वो कितना आया है, तो सर एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया निकल के आया है, और एक कलम का मूल्य आया है निकल करके 5 रुपया। ठीक है, तो ऐसे आप बाकी क्वेश्चन को क्या करो, बनाओ। बाकी क्वेश्चन भी आपसे क्या करे होगा, ये बनेगा, दिमाग बंद करके बनेगा। आप बस खाली देख क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, तो बिल्कुल बनेगा। अब मेरे को जहाँ तक लग रहा था ये 2 ही क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, ये दोनों क्वेश्चन हमने आपको बना दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। थोड़ा सा मैं एक बार फिर से चेकआउट कर लेता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा। 1 घंटे 7 मिनट का हो गया। चलिए आज 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करते, 2 घंटे का, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब कह रहा है क्या, कह रहा अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है, ये आपको बताना है, जो हम अभी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा करके जा रहे थे। मैं चाहता हूं कि इसको सेकेंड वीडियो लेक्चर ही बना देते, काफ़ी लंबा हो गया, मुझे अपलोड करने में थोड़ी सी समस्या होती है। तो चलिए मैं सेकेंड पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय।